नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल SBSTT अड्डा में। तो आज हम जानेंगे आदिकाल के बारे में, आदिकाल का नामकरण। आज देखिए कि हिंदी साहित्य में किसी भी समय को या काल को विशेष नाम दिया गया है और वो नाम उसकी पहचान है। आदिकाल का जो नामकरण है, ये भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार इस पर व्यक्त किए गए हैं। सर्वसम्मति से जो विचार इसमें मान्य हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ और उनके क्या क्या आधार हैं, किस आधार पर किसी भी काल का नामकरण किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। तो इसमें है आदिकाल और मध्यकाल का नामकरण किया गया है, किसमें? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार में। और दूसरा है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार मध्यकाल। पहला आदिकाल आता है, फिर मध्यकाल हुआ। और उनके क्या क्या आधार हैं, किस आधार पर किसी भी काल का नामकरण किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। तो इसमें है आदिकाल और मध्यकाल का नामकरण किया गया है, किसमें? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार में। और दूसरा है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार मध्यकाल। पहला आदिकाल आता है, फिर मध्यकाल आता है, फिर शासन और उसके शासक और उसके शासन काल के अनुसार। तो उसमें भी हैं, पहले हैं एल्जिबावेथ युग और दूसरा है मराठा काल। और फिर है लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। तो इसमें आते हैं, पहले हैं चैतन्य काल, दूसरा है गांधी युग। और आगे है साहित्य नेता व उसके प्रभाव परिधि के आधार पर। तो इनके आधार पर हैं दो प्रकार के, रविंद्र युग और भारतेंद्र युग। फिर आगे है राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक घटना के आधार पर। तो इनके आधार पर है, पहला है भक्ति काल, दूसरा है पुनर्जागरण काल। फिर है साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर। इसमें है रोमनी युग, रीतकाल और छायावाद काल का आदिकाल। तो ये कुछ नामकरण के मुख्य आधार हैं, जिसको ध्यान में रखकर किसी भी काल विशेष का नामकरण किया जाता है। आज हम जानेंगे कि आदिकरण का नामकरण कैसे हुआ, कैसे विद्वानों में मतभेद है और किन किन विद्वानों ने नामकरण अपने हिसाब से करने का प्रयास किया है। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया है वो दिया है वीर गाथा काल। और इसका समय माना जाता है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। ये वीर गाथा काल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस काल में वीर गाथाओं का महत्व है या वीर गाथा काल की अधिकता है, शायद इस काल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा हो। इसके लिए उन्होंने 12 ग्रंथों को नामकरण का आधार माना है। ये जो 12 ग्रंथ हैं, इनमें से 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के हैं और जो 8 ग्रंथ हैं वो देसी भाषा से संबंधित ग्रंथ हैं। इस जो अपभ्रंश भाषा के जो 4 ग्रंथ हैं, उनमें रचनाएं आती हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्त पताका, ये इनमें आती हैं, किसमें? अपभ्रंश वाले में। और जो बाद की जो 8 ग्रंथ हैं जो देसी भाषा में हैं, उनमें हैं खुमार रासो, बीसल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परिमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली आदि हैं। लेकिन इस नाम को भी विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ये केवल एक मुख्य विशेषता के बारे में बताती है, जबकि इस काल में और भी अनेक रचनाएं हैं,
की गई हैं, जैसे सिद्धों की, नाथों की और जैनों की साहित्य की रचनाएं। अर्थात जो मुख्य तौर पर धार्मिक साहित्य हैं उनको उन्होंने शामिल नहीं किया, यानी धार्मिक साहित्य को उन्होंने स्थान नहीं दिया। इसीलिए ये अपने आप में संपूर्ण नाम नहीं है। इस काल का दूसरा, इन्होंने अलौकिक साहित्य को भी शामिल नहीं किया, जो उस समय आम जनता का सिद्धांत था, उसको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया और केवल एक विशेषता को ही ध्यान में रखकर किसी काल का विभाजन करना उचित नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसीलिए वीरगाथा काल नाम केवल उस काल को की एक विशेषता मात्र है, उस काल का नामकरण उसका उचित नहीं है इतना, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसके बाद हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा जी ने कहते हैं कि इस काल को इन्होंने दो नाम दिए हैं, पहला है संधि काल और दूसरा है चारण काल। इनका समय है 750 संवत 750 से लेकर 1375। तो देखो इसमें संधि काल है, संधि काल का जो समय है 750 से लेकर 1000 है संवत तब का मान है। यहाँ संधि काल और चारण काल की बात मैंने की है, इसके 750 से लेकर 1000 संवत में इन्होंने धार्मिक काव्यों को रखा है, जिनमें जैनों की रचनाएं, सिद्धों की, नाथों की रचनाओं को शामिल किया है। यानी ये वो संधि काल हैं जिसमें धर्म आपस में भाषाएं और धर्म आपस में जुड़ रहे हैं, यानी समन्वय हो रहा था, यानी संधि हो रही थी। ये अपने आप में उचित है, लेकिन जो उन्होंने संवत 1000 से लेकर 1375 तक का काल माना है और उनमें जो रचनाएं हैं उनमें केवल चारण काल को स्थान दिया है और उन्होंने लौकिक साहित्य को छोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि ये काल केवल चारण काल केवल साहित्य का काल नहीं, बल्कि और भी अनेक रचनाएं थीं जो इस काल में लिखी जा रही थीं, जिनकी रचनाएं हो रही थीं। इसी के लिए इस काल को सर्वसम्मत से स्वीकार नहीं किया गया जा सकता है। जो चारण काल साहित्य है वो रचनाओं भी अपने आप में प्रमाणित नहीं हैं, उनमें कुछ अप्रमाणित हैं और कुछ अर्ध प्रमाणित हैं, ऐतिहासिक हैं। इसीलिए विद्वान इसी नामकरण में सहमत नहीं हैं, वो इसे नकारते हैं। इस काल का संधि व चारण काल नाम नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं राहुल शक्रात्यायन। तो राहुल शक्रात्यायन द्वारा नामकरण किया गया है वो है सिद्ध सामंत काल। सामंत काव्य वही जो दरबारों में लिखा गया था या चारण कवियों द्वारा लिखा गया। सिद्ध साहित्य जो सिद्ध धर्म से जुड़े लोग थे उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है, जो इन्होंने तो दो ही बातों में ध्यान में रखा है। इन्होंने सिद्ध, नाथों और सामंतों द्वारा लिखी साहित्य को ही स्थान दिया है। मुख्य तौर पर सिद्ध और सामंतों को स्थान दिया है और लौकिक साहित्य को इन्होंने छोड़ दिया, यानी कि लौकिक साहित्य की इन्होंने भी अवहेलना की। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जैन संदेश रासक है, पदावली है, नाथ साहित्य का साहित्य है, या जो खुसरो का काव्य है उसको इन्होंने पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया है। इसीलिए और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि राहुल शंकराचार्य ने इन्होंने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही स्थान दिया है, जबकि पुरानी हिंदी के बाद अपभ्रंश भाषा में वो अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर थी। तो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को हम एक साथ नहीं मान सकते, दो अलग अलग भाषाएं हैं, इनको उन्होंने एक साथ रखा। जबकि पुरानी हिंदी की रचनाएं वो अपनी जगह अलग हैं और अपभ्रंश साहित्य अपने विकास में है, तो उन दोनों को एक मानना उचित नहीं है, जो कि
इस साहित्य में इन्होंने ऐसा ही किया, इसीलिए नामकरण को भी विद्वान ने उचित नहीं माना। किसको? सिद्ध सामंत काल को। अब आगे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल नाम दिया है। बीजवपन अर्थात कोई भी बीज बोना। ये मानते हैं कि इस काल में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया। यानी कि ये कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? इस काल में पुरानी परंपराओं और काव्य में रूढ़ियों को अपनाया गया और उस परंपराओं का विकास भी हुआ, और इसके साथ साथ कुछ नई पद्धतियाँ और तरीके भी इस काल में अपनाए गए। हम ये नहीं मान सकते कि इस काल में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया। हिंदी साहित्य पहले से ही लिखा गया था या लिखते हुए चला आ रहा था। इस काल में उसका विकास हुआ, वो आगे बढ़ा, और उसमें जो पुरानी परंपराएं थीं या जो पुरानी काव्य रूढ़ियाँ थीं, उनका पूर्ण रूप से इसका पालन किया गया। इसलिए विद्वान इस नाम से सहमत नहीं हैं। मैंने ये पंक्ति डाली है कि यह नामकरण तर्कसंगत नहीं है, और विद्वान इसको अपनाने को तैयार नहीं हैं। उनमें मतभेद है। उनमें आदिकाल का जो नामकरण है वो बीजवपन काल उचित नहीं है। और आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कहना है कि इस काल का नामकरण आदिकाल। द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल क्यों कहा? क्योंकि ये मानते हैं कि इस काल में किसी विशेष काल को की कोई एक प्रवृत्ति नहीं है। इस काल में वीर साहित्य भी लिखा गया था, नाथों का साहित्य भी लिखा गया, जो जैन साहित्य था वो भी लिखा गया, साहित्य लिखा गया, साहित्य भी लिखा गया। इस काल को अनेक विशेषताएं हैं। इस काल की कोई एक मुख्य विशेषता के साथ हम इस काल को नहीं मान सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस काल को किसी एक प्रवृत्ति के अभाव के कारण उन्होंने इसका नाम आदिकाल, जो कि ऐतिहासिक के आधार पर इन्होंने एक आदिकाल, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो भी इस नाम का समर्थन करते हैं, और इसके साथ साथ अन्य विद्वान हैं वो भी ये मानते हैं कि आदिकाल नाम ही इसके लिए उचित नामकरण है, या इसे इसी नाम से जाना जाना चाहिए। क्योंकि यही बात है कि यही बात संपूर्ण है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण नहीं किया जाना चाहिए। अतः भाषा भाव तथा रचना शैली की दृष्टि से इसे आदिकाल कहना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो आज हमने चर्चा की है कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नामकरण किया। ये भी हमें बताना होगा कि तर्क इसे सार्थक नहीं मानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया वो आदिकाल नाम ये क्यों मान्य है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से प्रश्न में उत्तर में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ऐसा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप प्रश्न को समझें तो कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।